हे गाइस वेलकम। कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं अनबिलीवेबल सीरीज की। यह एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमें एक रियल रेप केस के बारे में बताया गया है। एक्चुअली एक रेप केस नहीं है, एक रेपिस्ट के बारे में बताया गया है जिसने कई रेप किए हैं। और यकीन मानिए आपको भी इस केस को देखना चाहिए कि एक रेप से किसी लड़की की लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और इस सीरीज में हमें एक लड़की के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हम आगे स्टोरी में बात करेंगे। और ये काफी अच्छी सीरीज है जिसकी रेटिंग्स आपकी स्क्रीन में दिखी रही होंगी। तो चलिए। तो स्टोरी सोरी होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मरी। वो अपनी मॉम के साथ होती है और वो बहुत डरी हुई होती है। फिर वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो मरी से पूछते हैं कि क्या हुआ था। फिर मरी उसको बताती है कि उसके साथ रेप हुआ था। तो पुलिस उससे डिटेल्स मांगने के लिए कहती है और मरी सदमे में होती है, फिर भी उनको डिटेल्स बताने का ट्राई करती है। और बाहर आसपास लोगों से पूछताछ होती है और किसी ने कुछ भी नहीं देखा था। तो मरी बताती है कि रेपर अपने बैग से एक कपड़ा निकालता है और उसकी आंखों में बांधता है। फिर मरी के सूले से उसके हाथ बांधता है और फिर उसका रेप करता है। और लास्ट में उसके स्टमक में कुछ रख के उसकी फ़ोटो खींचता है। और पुलिस वाला उससे क्रॉस क्वेश्चन करता जा रहा था, आई थिंक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फिर मरी उसका फिजिकल अपीयरेंस बताती है कि वो आदमी लंबा था, शायद गोरा था, क्योंकि उसने मास्क पहना था तो वो उसका फेस नहीं देख पाई थी। और पुलिस वाला उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता जा रहा था। और फिर मरी और डिटेल्स बताती है कि उसकी आइज ब्राउन थी, उसने स्वेटर पहना था, एटसेट्रा। और फिर सारे सवाल खत्म होने के बाद वहाँ पर दो डिटेक्टिव्स आते हैं, डिटेक्टिव पार्कर एंड डिटेक्टिव ब्रूट। और वो दोनों फिर उससे सारी चीजें पूछते हैं जो उसके साथ हुआ था। तो वो बोलती है कि वो ऑलरेडी पुलिस वालों को सब बता चुकी है, बट फिर भी उसको बताना पड़ता है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर वो मरी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर उसके बहुत सारे टेस्ट और सैंपल्स लिए जाते हैं। और अगेन वहाँ की नर्स मरी से सब कुछ बताने के लिए बोलती है और मरी फिर बोलती है कि वो ऑलरेडी डिटेक्टिव्स को सब कुछ बता चुकी है, बट फिर भी उसको बताना पड़ता है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आई गेस। और फिर बहुत टाइम के बाद मेडिसिन देकर उसको घर जाने देते हैं। और फिर अगले दिन उसको फिर डिटेक्टिव्स ऑफिस लाते हैं पूछताछ के लिए। और डिटेक्टिव्स फिर उससे बोलता है कि अपनी सारी डिटेल्स फिर से बताइए जो आपके साथ हुआ था, ताकि उससे और डिटेल्स पता कर सके। और फिर जब डिटेक्टिव उससे फिर पूछता है कि रेपर ने क्या पहना था, तो मरी बोलती है हुडी, जो कि थोड़ा वियर्ड था क्योंकि पहले उसने स्वेटर बोला था। और फिर मरी बताती है कि वो रेपर बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं था। और फिर ऐसे ही उनकी बातें चलती रहती है। और फिर उनकी बातें खत्म होने के बाद डिटेक्टिव मरी को सारी चीज़ें जो भी उसने बताई थी उसको पेपर में लिखने को देता है, सीरियसली। फिर मरी ऑब्वियसली उसको लिखने के लिए मना कर देती है। तो डिटेक्टिव उसको बोलता है कि ठीक है, घर जाओ और एक दो दिन में स्टेटमेंट आकर दे दे। तो फिर मरी वापस घर जाती है और उसके सारे फ्रेंड्स आस पड़ोसी उससे प्यार से बातें करते हैं। और मरी सबसे बोलती है कि उनको घर में सेफ रहना होगा और डोर्स और विंडोज को लॉक करके सोना होगा। और फिर मरी अपनी दूसरी मॉम को फ़ोन करके सब बताती है। एक्चुअली मरी की दो मॉम्स होती हैं और वो दोनों अलग अलग रहती हैं और मरी भी अलग जगह रूम लेके रहती है। और फिर अगले दिन से मरी थोड़ी अजीब बिहेव करने लगती है, थोड़ी क्रेजी टाइप का बिहेव करने लगती है, क्योंकि वो रात में सो नहीं पाती है डर की वजह से। और फिर डिटेक्टिव अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और वो मरी की मॉम से मिलने आता है। और वो बताती हैं कि मरी ने बचपन से बहुत कुछ सहा है और इसी वजह से वो थोड़ी अजीब टाइप की है, क्योंकि उसके ऊपर पेरेंट्स का ज़्यादा हाथ नहीं था। उसने अकेले ही सब कुछ मैनेज किया है। वो जॉब करती है, वो पढ़ाई करती है और वो एक टीनेजर है। और उसकी मॉम ये तक बोल देती है कि उनको मरी पे भरोसा नहीं है, शायद उसने सारा रेप केस प्लान किया और सब कुछ हुआ ही ना हो। इससे डिटेक्टिव को भी शक होने लगता है, क्योंकि मरी के घर में कोई भी फोर्स्ड एंट्री नहीं थी रेपिस्ट की और कोई भी सबूत नहीं मिले थे रेपिस्ट की। तो फिर डिटेक्टिव मरी के दोस्तों से बात करना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। और मरी की बातों में ही गलती निकल रही थी, जैसे कि मरी ने अपने क्लोज फ्रेंड कॉर्नर को फोन में बताया था कि रेपर के जाने के बाद अपने पैरों से उसने फोन डायल किया था, लेकिन उसने पुलिस वालों को बताया था कि उसने पहले कैंची से अपना शोलेस काटा था और फिर कॉल की थी। ऐसी बातों से पुलिस को मरी के ऊपर ही शक होने लगता है कि वो शायद झूठ बोल रही है। तो फिर दोनों डिटेक्टिव मरी को कॉल करके ऑफिस बुलाते हैं ताकि उससे कंफर्म कर सके कि वो झूठ बोल रही है या सच। तो फिर वो मरी से फिर से सब कुछ बताने को बोलते हैं स्टार्ट से। फिर वो उससे क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं कि तुमने अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें बताई हैं। तो मरी बोलती है गलती से मैंने बोल दिया होगा, मैं डर गई थी। और वो बहुत ज्यादा डर रही थी और कांप भी रही थी। और वो लोग मरी को बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने भी बोला है कि इनको तुम पे भरोसा नहीं है और पुलिस को भी कोई साइन नहीं दिखे तुम्हारे घर में रेपिस्ट के होने के। और इस टाइम मरी को आइडिया भी नहीं था कि वो क्या बोले और क्या करे। और डिटेक्टिव्स बोलते हैं कि हम लोगों को समझ आ गया है कि तुम्हारी स्टोरी क्या थी, कि एक टीनेजर लड़की जिसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, उसको अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा सहारा नहीं था और फ्रेंड्स भी नहीं थे और उसको लाइफ में भी किसी से ज्यादा अटेंशन नहीं मिली और सबसे अटेंशन पाने के लिए ये सब कुछ प्लान किया, एक रेप का जो कभी हुआ ही नहीं। ये सुनकर मरी के पास एक भी शब्द नहीं था बोलने का, वो बस रोने लगती है। और फिर डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि कोई रेपिस्ट था
या नहीं। इसका जवाब मरी नो में दे देती है और बोल देती है कि उसने ही सब प्लान किया था, कोई भी रेपिस्ट नहीं था। फिर डिटेक्टिव उससे बोलते हैं कि जो भी तुमने बोला है उसको एक स्टेटमेंट में लिख के दे दूं। पर मरी उसमें ये लिख देती है कि उसने अपना रेप होने का सपना देखा था और फिर जब वो सो के उठती है तो उसको सब कुछ रियल लगता है। ये देख डिटेक्टिव उस पर ऊपर चिल्लाने लगता है और उसको बताता है कि अगर तुम हमसे झूठ बोलोगी तो हम तुम पर फॉल्स स्टेटमेंट का केस लगा देंगे, जिससे तुम जेल तक जा सकते। में आके मरी फाइनली स्टेटमेंट लिखती है जिसमें वो बोलती है कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ। फिर वो घर चली जाती है, लेकिन सबको पता चल चुका था कि इसने रेप की स्टोरी बनाई थी, तो सारे दोस्त उससे गुस्सा थे, कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। इसके बाद वो सुसाइड करने जा ही रही थी, बट फिर वो लास्ट टाइम पर रुक जाती है और वापस घर चली जाती है। फिर डिटेक्टिव मरी के केस को क्लोज कर देते हैं और न्यूज की वजह से सबको पता चल जाता है कि मरी ने स्टोरी मेडअप की थी। इसी वजह से मरी कहीं भी जाने से डरने लगती है और अब न्यू डिटेक्टिव की एंट्री होती है जिसका नाम होता है कैरन डुवाल, जो कि एक न्यू रेप केस की इन्वेस्टिगेशन करने जा रही थी। और वो वहाँ विक्टिम से मिलती है जिसका नाम होता है एम्बर, और वो उससे बहुत प्यार से बात करती है। वो उससे एक एक करके सारी डिटेल्स लेती है और उस रेपिस्ट की और उससे क्या क्या उसके साथ किया। एम्बर डिटेक्टिव्स को बताती है कि रेपर ने उसको कंबल से ढका था क्योंकि उसको ठंडी लग रही थी और उसने उसको बोला था कि तुमको सावधान रहना होगा, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। फिर सेम एज मरी एम्बर को भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट उससे कोई बार बार सेम चीज़ नहीं पूछ रहा था, विच इज़ गुड। और फिर हमें मरी दिखाई जाती है जो कि बहुत डरी रहती है, और जब वो जॉब पे वर्क करने जाती है तो वहाँ की मैनेजर उसको फ्रंट से हटाकर बेसमेंट में असाइन कर देती है क्योंकि लोग उसको यहाँ काम करते देख अजीब फील करते हैं। और अब फिर इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं तो डिटेक्टिव्स को सिर्फ एक जूते का फुटप्रिंट मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सब कुछ एकदम क्लीन था। इस रेप केस में रेपिस्ट एम्बर के साथ 4 घंटे तक रेप करता है गन पॉइंट पे, और वो विक्टिम से बातें भी करता रहता था, जिससे उनको पता चलता है कि वो 4 लैंग्वेज जानता है, मतलब रेपिस्ट ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क करता है। फिर डिटेक्टिव्स बहुत दिमाग लगाती है इस इन्वेस्टिगेशन में, और एम्बर ने जैसा इस रेपर के बारे में बताया था वो काफ़ी सिमिलर लग रहा था मरी के केस से। और फिर डिटेक्टिव्स को एक बात पता चलती है एम्बर से कि रेपिस्ट के लेफ्ट लेग में एक बड़ा सा बर्थमार्क था। और फिर हम लोग मरी को देखते हैं जो कि वर्क से आती है और उसके काउंसलर ने इसके ऊपर कई लिमिट लगा दी थी। वो डेली चेक इन चेकआउट करे, अंधेरे से पहले रूम पे आ जाए और कहीं ना जाए, लोगों से बात करे। इस बात से मरी काफ़ी नाराज़ होती है और डिप्रेस्ड होने लगती है। और इस साइड डिटेक्टिव दिन रात मेहनत कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में। और फिर एक न्यू डिटेक्टिव की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ग्रेस, और वो भी एक रेपिस्ट को ढूंढ रही थी। और फिर डिटेक्टिव कैरन को इस बारे में पता चलता है और ये डिटेक्टिव ग्रेस से मिलने जाती है क्योंकि कैरन को लगता है उनके केस का रेपिस्ट सेम है, और ऐसा होता भी है। जब ये दोनों बात करते हैं और आपस में केस फाइल शेयर करते हैं तो पता चलता है इन दोनों केस के रेपिस्ट का वर्क एकदम सिमिलर है। लाइक कोई भी सबूत नहीं, 3 से 4 घंटे रेप करने के बाद विक्टिम्स के बाथरूम में नहाना, पिलोज और ब्लैंकेट्स को अपने साथ घर ले जाना ताकि कोई प्रूफ ना बचे। और फिर ये दोनों विक्टिम से मिलने जाते हैं जो कि सेम टाइप की चीजें बताती है रेपिस्ट के बारे में जैसा दूसरे रेप केसेस में हुआ था। फिर ये दोनों डिटेक्टिव्स एकदम पागल हो जाते हैं इस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए। तो अब कैरन अपने घर में बैठ के एक विक्टिम के घर के पास आने वाली रोड से सीसीटीवी फुटेज की एनालिसिस कर रही थी, तो उसको पता चलता है कि एक वाइट माजदा टूटे हुए शीशे के साथ 2 बार क्रॉस करती है रोड को, बट वीडियो साफ न होने के कारण उसका नंबर प्लेट नहीं पता चल पाता। फिर विक्टिम की बॉडी से जो डीएनए रिपोर्ट आती है उससे कंफर्म हो जाता है कि ये सारे रेप केस का रेपिस्ट सेम है, बस अब पता लगाना है कि ये कौन है। जिसके लेफ्ट पैर में एक बर्थ मार्क है। और हम मरी पे फिर आते हैं, और जब मरी बेसमेंट में वर्क कर रही थी तो एक आदमी उसको डराता है, वो सिर्फ प्रैंक कर रहा था, जिससे मरी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो जॉब क्विट कर देती है, जिसकी वजह से काउंसलर उसको रूम से निकाल देती है, तो उसको वापस अपनी मॉम के यहाँ रुकने जाना पड़ता है। और अब डिटेक्टिव कैरन को दिमाग में एक ख्याल आता है जो कि वो ग्रेस से शेयर करती है कि हमारा रेपिस्ट इतना चला कि वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता, उसको कई लैंग्वेजेस भी आती हैं और वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं है, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, तो शायद वो पुलिस का आदमी हो सकता है। पहले तो ग्रेस को अजीब लगता है, बट फिर कहीं ना कहीं कैरन सही सोच रही थी। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि पिछले 5 साल के सारे रेप केसेस उठाएंगे और उन सबको कॉल करके रेपिस्ट के बारे में कंफर्म करेंगे। तो ये ऐसा ही करते हैं, और पिछले 5 साल में सिर्फ 2 लेडीज ऐसे निकलती हैं जिनके रेपिस्ट की सिमिलैरिटीज इनके केस से मैच खाती हैं। फिर ये उन दोनों विक्टिम से मिलने जाते हैं, जिसमें पहली वाली एक बूढ़ी औरत थी जो सारी चीजें शेयर करती है उन दोनों के बारे में, और वो बहुत बुरी थी एक एज्ड पर्सन के हिसाब से। फिर ये दोनों डिसाइड करती हैं कि वो एफबीआई की भी हेल्प लेंगे इस केस को फिनिश करने के लिए, क्योंकि 5 साल से ज्यादा रेपिस्ट खुला घूम रहा है और उसको नहीं रोका तो ये और लड़कियों के साथ बुरा करेगा। तो फिर ये एफबीआई के पास जाते हैं और एफबीआई भी रेडी हो जाती है इनके साथ वर्क करने के लिए। बट ये दोनों एफबीआई को ये नहीं बताते कि पुलिस वाला भी रेपिस्ट हो सकता है। फिर मरी के घर में एक पार्सल आता है जिसमें इसके खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट का केस आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसकी लाइफ में, और अब इसको एक वकील मिलता है जो इसका केस लड़ने के लिए रेडी हो जाता है।
फिर डिटेक्टिव्स एक पुलिस एनालिसिस करके एक बंदे का पता करती है जो कि सजा काट के आया था चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट की। तो ग्रेस उसका पता करती है और उसको जाल में फंसाने का सोचती है, बट वो समझ जाता है और वो वहीं बता देता है कि उसने ये गलत काम छोड़ दिए हैं। और फिर कैरन को भी एक सस्पेक्ट के बारे में पता चलता है और उसकी फ़ोटो देख के लगा था कि उसके लेफ्ट पैर में एक बर्थमार्क है, बट चेक करने पर पता चलता है कि वो एक टैटू होता है। तो ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। और फिर मरी के साथ ये केस वाली प्रॉब्लम चल रही थी और मरी की सेकंड मॉम टीवी में ये न्यू रेप केस देख लेती है, जिसके बाद उनको मरी की स्टोरी और इन रेप केस की स्टोरी बिल्कुल सेम लगती है। और फिर वो मरी को उसके बारे में बताती है और मरी फिर वहाँ बोल देती है कि ये सब झूठ है, मैंने नाटक किया था, और वहाँ से भाग जाती है। और फिर डिटेक्टिव कैरन को एक बुक के बारे में पता चलता है जिसमें सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी हुई थी कि पुलिस से कैसे बचें और सारे सबूत कैसे मिटाएं। तो इन लोगों को ये वाला व्यू खत्म हो जाता है कि सिर्फ पुलिस का आदमी ही रेप कर सकता था। फिर एक और विक्टिम से ये लोग मिलने जाते हैं और उसकी स्टोरी भी सेम थी बाकी सारे रेप केसेस से। फिर डिटेक्टिव्स को सेम साइज और मॉडल का शू मिल जाता है जो रेपिस्ट यूज़ करता था, उसके फुटप्रिंट से। और फिर ग्रेस एक लड़के को काम देती है जो यहाँ इंटर्नशिप कर रहा था कि जहाँ जहाँ पर रेप केस हुए हैं उनके आसपास की लिस्ट बनाओ और देखो कहाँ कहाँ एक अनजान गाड़ी की रिपोर्ट आई है। और फिर कुछ दिन बाद ये लोग सीबीआई एफबीआई की मीटिंग में जाते हैं और वहाँ पर यही बातें हो रही थी कि कितने करीब हैं हम रेपिस्ट को पकड़ने के लिए। फिर वही लड़का अपनी लिस्ट दिखाता है कि उसको एक जगह से एक वाइट माजदा की रिपोर्ट आई है जो कि रेप एरिया के पास में ही था, और उसने उस बंदे का पता भी कर लिया है जो इस कार को ओन करता है उसकी नंबर प्लेट से। इसका नाम होता है क्रिस्टोफर मकार्थी। और अब पूरी एफबीआई टीम रेडी हो जाती है उस बंदे को पकड़ने के लिए और उसके घर में फोर्स लेके जाती है। और वहाँ उनको पता चलता है कि वो दो भाई रहते हैं। और फिर लेफ्ट लेग के बर्थमार्क की हेल्प से वो बड़े भाई को अरेस्ट कर लेती है। और फिर मेडिकल रिपोर्ट और सारे सबूत की हेल्प से क्लियर हो जाता है कि हाँ वही असली रेपिस्ट था और रेपिस्ट पकड़ा जाता है। और फिर उसको जेल में डाल दिया जाता है आजीवन कारावास के लिए। और फिर जब उसका लैपटॉप और कैमरा चेक किया जाता है तो उसमें सारी लेडीज की फोटोज मिल जाती हैं। और लैपटॉप को ओपन करने के बाद मरी की फोटो दिखती है जिसमें एक कंफर्म हो जाता है कि मरी झूठ नहीं बोल रही थी, वो बस इतनी सारी फॉर्मेलिटी और प्रेशर में आकर डर गई थी। और फिर जब डिटेक्टिव कैरन पुराने डिटेक्टिव को बताती है इस बारे में तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो सीधे मरी से माफी मांगने चला जाता है। और मरी एक बड़े वकील की मदद से इस डिटेक्टिव्स पर ही केस कर देती है अपनी स्टोरी बताकर। इसके बाद एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मरी को $1,50,000 देने के लिए राजी होती है ताकि वो इस केस को वापस ले ले और अपना मुंह बंद रखे। और वकील का कहना था कि इन पैसों को जाने दो, तुम पीछे मत हटो। बट मरी बोलती है कि उनको सिर्फ सबको डराना था और वो हो गया। और फिर वो उस डिटेक्टिव से मिलने जाती है और उससे माफी मांगने को बोलती है और वो बहुत शर्मिंदा था अपने किए पर। फिर मरी $1,15,000 लेकर और सबसे पहले एक न्यू कार खरीदती है और फिर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है। और वो सबसे पहले बीच में जाती है और वहाँ एंजॉय कर रही होती है। फिर वो डिटेक्टिव कैरन को कॉल करती है और वो उनसे थैंक यू बोलती है उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए। और कैरन भी बहुत खुश होती है कि उसने कॉल की, इस वजह से वो ग्रेस को बताती है और ग्रेस भी बहुत खुश होती है। और मरी अपनी कार लेकर अपनी नई जिंदगी जीने चली जाती है और हैप्पी एंडिंग। तो गाइस ये थी स्टोरी अनबिलीवेबल की। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताने का ट्राई किया है और ये काफ़ी अच्छी स्टोरी थी और ये एक रियल केस पे आधारित है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। सी यू सून, बाय बाय।